तो जोहार नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल शंकर बेदिया क्लासेस में। जैसा कि हम लोग क्लासेस में बात कर रहे हैं लोक प्रशासन की, और इसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन। जी हाँ, ये टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि जेपीएससी मेंस के लिए भी और यूपीएससी मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हमारा इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन के परिचय के बारे में। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है उसको देखेंगे। इसके बाद सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो अंतर होगा उसको जानेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन का उदाहरण सहित अवधारणा को समझेंगे। इसके अलावा इसके टॉपिक पर आधारित जो भी एमसीक्यू पर क्वेश्चन बन सकता है और जो कि जेपीएससी या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जेपीएससी जो मेंस का क्वेश्चन होगा कि इस टॉपिक्स पर किस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, उसके लिए क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक आपका जेपीएससी सिविल सर्विस के कौन से पार्ट से, कौन से पेपर से वह टॉपिक रहने वाला है। तो यदि आप मेंस के सिलेबस की यानी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पेपर नंबर 4 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, और इसी पेपर के अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिलेबस का कौन सा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये है जेपीएससी सीएससी मेंस का पेपर नंबर 4 का सिलेबस, जिसमें आपका सेक्शन बी होता है वो कम्प्लीटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का सेक्शन होता है। इसमें हम लोग पिछले क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आज हम लोग इसी के कड़ी में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन। इस टॉपिक पर आज हम लोग कंप्लीट जो है कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक्स जो सिलेबस है इस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यदि यह यूपीएससी के लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं यदि यूपीएससी के, तो जो पेपर नंबर 6 होता है और 7 होता है ये आपका कैसा होता है, ऑप्शनल पेपर होता है। यदि इस ऑप्शनल पेपर में आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर चूज किया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन मूल टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका यूपीएससी मेंस के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यदि आप यूपीएससी मेंस के लोक प्रशासन के सिलेबस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट वाला जो कंटेंट है इसमें आपको ये जो टॉपिक है वो आपको इस टॉपिक को रख सकते हैं। इसके अलावा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है पहला टॉपिक पर, यानी सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन का इंट्रोडक्शन, परिचय आखिर है क्या सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि प्रशासन होता क्या है, आखिर प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो जैसे कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जब हम कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग और सकारात्मक उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य, माने कोई भी एक्टिविटी जो कि हम लोग एक विशेष लक्ष्य यदि निर्धारित किए हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका काम करते हैं, तो ये सारा एक्टिविटी क्या कहलाएगा, प्रशासन कहलाएगा। मतलब प्रशासन एक बृहद रूप से व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये प्रशासन के अंदर बहुत सारा प्रशासन हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वित्त प्रशासन, रेल प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन। यदि
आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी अपना उसका एक प्रशासन होगा, नियम कानून संचालन करने के लिए होगा, तो उसको हम लोग कॉलेज प्रशासन या कॉलेज प्रबंधन कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रशासन को आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे टर्म सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे प्रशासन के अंदर आप निर्देश दे सकते हैं, मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है प्रशासन के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्रशासन एक बृहद टर्म हुआ, उसी के अंदर आता है आपका लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, यानी सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन। इसको दो क्षेत्र में हम लोग बांट देते हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, यानी आपको लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम लोग लोक प्रशासन की बात कर लेते हैं तो यहाँ वर्ड आया लोक। लोक से क्या मतलब है, तो लोक अंग्रेजी शब्द में लोक को क्या कहते हैं, लोक को कहते हैं हम लोग पब्लिक, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी यहाँ पे एक पूरे पब्लिक, यानी पब्लिक क्या होता है, एक जनसमूह, एक जनता, यानी लोगों का समूह, किसी भूखंड पर किसी विस्तृत या फिर निर्धारित क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का समूह को हम लोग पब्लिक कहते हैं, जनता कहते हैं। यदि उस जनता को हम लोग को संगठित रखना है, उस पर उसका विकास करना है, उसको इकट्ठे रख के उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचना है, तो आपको क्या चाहिए, उस पर कंट्रोल चाहिए, उस पर शासन प्रशासन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से वहाँ पर क्या है कि सरकार जो है उस लोगों के द्वारा, उन लोगों के समूची जनता के द्वारा क्या करेगी, लोक सेवा की भावना से कार्य करेगी, उनका विकास करना चाहेगी और उसका जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी कार्य करेगी, तो वो सभी क्या होगा, लोक प्रशासन के अंदर होगा। अब ये लोक प्रशासन को करने के लिए कौन कौन से मशीनरी होंगी, तो उसके अनुसार लोक प्रशासन के अंदर नौकर शाहाना होगा, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आपके अधिकारी होते हैं, जो योजनाओं को लागू करते हैं जनता के बीच, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो वो सभी आपका नौकर शाहाना लोक प्रशासन के अंदर ही होगा। अब लोक प्रशासन क्या है कि यह एक लोक सेवा की भावना इसमें प्रमुख होती है। सबसे पहला ही जो इसका उद्देश्य है वो आपका लोगों का कल्याण के बारे में सोचा जाता है, उसके जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचा जाता है, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के बारे में सोचा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लोक प्रशासन का जो एक अहम टर्म है वो है लोक सेवा की भावना, इसमें प्रमुख रूप से होती है। साथ ही यह लोक प्रशासन जो होता है वो राजनीतिक रूप है, यानी राजनीतिक इसमें आपका इन्वॉल्व रहता है। ये आपका लोक प्रशासन हो गया। तो इसी के अलावा यदि आप निजी प्रशासन की बात कर लेते हैं तो निजी प्रशासन क्या हुआ, तो लोक प्रशासन सभी पब्लिकों के लिए हुआ, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होता है, निजी यानी पर्सनल होता है। इसमें आप कह सकते हैं यदि कोई पर्सनल आदमी यदि अपना कोई कंपनी बैठाता है, कंपनी लगाता है, तो उस कंपनी के संचालन के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, उसमें सभी लोगों को कार्य को एक व्यवस्थित ढंग से प्रणालीबद्ध तरीका से करवाने के लिए तो वो अपना एक प्रशासन संचालित करता है। यानी यहाँ पर निजी प्रशासन क्या है, व्यक्तिगत तौर पर किया जाने वाला प्रशासन है। यह एक गैर सरकारी है, संस्था के द्वारा किया जाने वाला प्रशासन है। इसमें क्या है, व्यापार उद्यम जो होता है, इंडस्ट्री होता है, जो कंपनी होता है, उसमें जो आपका निजी तौर पर प्रशासन होता है उसके अंतर्गत निजी प्रशासन आता है। तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत या फिर गैर सरकारी संगठन है या संस्था है या फिर व्यापार उद्यम है, तो उसमें क्या है, उनको एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना है और उस पूर्ति करने के लिए जो भी एक्टिविटी, जो भी काम किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो निजी प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। इसका एक अहम पहलू आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो यह निजी प्रशासन के अंतर्गत इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, वो लाभ कमाना है। कोई भी आपका निजी क्षेत्र पे आपका कंपनी लगाता है, व्यापार करता है और वहाँ पर अपना प्रशासन संचालन करता है, तो उसका जो अहम जो उद्देश्य है वो क्या है, लाभ कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, है ना। अपना जो उत्पादन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करना और उसको मार्केट्स में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, इसका निजी प्रशासन का
उद्देश्य होता है। और इसके अलावा जो उसका व्यवसाय है, उस व्यवसाय को बड़ा करना, उसका विकास करना, इस तरह से वो निजी प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसी के अलावा जो है निजी प्रशासन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो निजी प्रशासन में निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि आपका एक रिलायंस इंडस्ट्री ही हो गया, तो उसमें क्या है, उसका जो एक व्यक्तिगत जो है उसका मालिक है, तो वह जो है अंबानी समूह, अब उसी के द्वारा क्या होगा, वह नियंत्रित होगा। उसी के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी आदेश दिया जाएगा, वो सब उस कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मियों पर लागू होगा, या फिर जिसको वो चाहेगा कि यह नियम लागू हो उन पर, तो उन पर ही लागू होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो निजी व्यक्ति या फिर निजी लोगों के द्वारा ही यह जो है प्रशासन नियंत्रित होता है। इसी के साथ आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सीमित पारदर्शिता होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है निजी प्रशासन में कम दिखता है, क्योंकि इसका मूल कारण यही है कि इसमें आपको, इसका उद्देश्य ही है लाभ कमाना, प्रॉफिट करना, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो या ना हो, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी इसमें पारदर्शिता जो है वो सीमित है, लोगों को सभी जानकारी मिले या ना मिले उसको कोई मतलब नहीं है, उसको लाभ से मतलब है। इसके अलावा उस कर्मी का उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उसको मतलब वो अपने इच्छा अनुसार, वो नियम के अनुसार बनाकर, प्रशासन बनाकर लागू कर कर उस, ताकि वह जो है अपने कंपनी से अधिक लाभ अर्जित कर सके। इसी के अलावा व्यावसायिक गोपनीयता बनी रहती है। इसके अलावा जो जो कुछ भी है उसके पास सीक्रेट के रूप में, उसका नियम कानून के रूप में, तो वह अपना यदि चाहेगा तो वह सार्वजनिक नहीं करता है। वह अपने लक्ष्य के, अपने लाभ के लिए वो उसको गोपनीय रखना चाहता है तो वह रख सकता है। ये निजी प्रशासन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जबकि वहीं लोक प्रशासन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इसमें एक कठोर विधायी नियंत्रण होता है। इसमें आपका एक लेजिस्लेशन, यानी एक सभी जो भी लोक प्रशासन होता है, वो जो काम करते हैं वो एक कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। उनका एक आधार होता है कि ये उसका दिशा निर्देश होता है कि यह जो है कानून के अंदर ही उनको वह काम करना होता है। यदि वह कानून के अंदर नहीं करते हैं तो फिर वह उसके लिए, उस काम के लिए अयोग्य हो जाते हैं, या फिर उसके लिए उसको सज़ा का प्रावधान होता है। तो इस तरह से यदि लोक प्रशासन में जो भी काम होते हैं वो एक विधायी नियंत्रण के अंतर्गत होता है, और भी वो कठोर विधायी नियंत्रण होता है। इसके अलावा जो आपका उसमें काम होता है वो सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है, मतलब एक आप पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको वो जवाब देना पड़ता है लोगों को प्रति। यदि वो काम करता है कोई भी क्षेत्र में या पंचायत में या ब्लॉक में, किसी भी तरह का विकास का योजना काम कर रहा है, तो उस योजना के लिए, उस काम के लिए वह उस क्षेत्र का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो लोक प्रशासन है उसमें एक गहन सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित होता है उन लोगों के तहत। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अधिक पारदर्शिता देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि वह काम कर रहा है तो वह एक नियम के साथ काम कर रहा है, एक योजना के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी आपको अधिक देखने को मिलेगी कि सभी लोगों को वह पता होगा कि यह जो काम है सभी लोगों के भलाई के लिए हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है ये सभी लोग उसको देख सकेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी उस काम के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक अधिक पारदर्शिता आपको लोक प्रशासन में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जनता के प्रति जवाबदेही होगी। कोई भी काम है उसके, यदि वह नहीं कर रहा है विकास, तो भी जवाबदेह करना होगा। यदि वह काम कर रहा है और अच्छे से नहीं कर रहा है तो भी वह जनता के प्रति जवाबदेह होगी। इसके अलावा नियम कानून और नौकरशाही आधारित होता है। बहुत सारे जो है लॉ होते हैं, बहुत सारे आपका बिल्स होता है, विधेयक होता है, जो नियम होता है ना, एक्ट होता है, उसके अनुसार जो है उसको काम करना होता है। और इसी के अलावा जो नौकरशाही होती है, मतलब उस नियम के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना एसपी, डीएसपी, बीडीओ, सीओ जितना भी होते हैं, ये सभी नौकरशाही तंत्र के अंग होते हैं। इनके द्वारा ही काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सभी टर्म जो है आपको लोक प्रशासन में देखने
को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। चलिए इसको एक फिर से इसको बृहद रूप से देखते हैं कि आखिर इन दोनों में आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो कि समानता है। इन दोनों में बहुत सारे अंतर होने के बाद भी बहुत सारे चीज़ें जो है सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा सार्वजनिक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें बहुत सारे आपको बहुत सारे मायनों में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सिमिलरिटी पाई जाती है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारक देखने को मिलेगा आपको वो संगठनात्मक ढांचा यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आता है पदानुक्रम यानी हायरार्की आधारित संरचना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि यदि आप गांव में रहते हैं तो वह गांव जो है वह गांव किससे मिलकर होगा, किसके अंतर्गत होगा, तो पंचायत के अंतर्गत होगा। और पंचायत में क्या होता है, उसका प्रमुख मुखिया होता है, प्रमुख होता है, ये सभी होता है। तो ये हुआ। अब इसके ऊपर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा प्रखंड में। अब ये प्रखंड इसके ऊपर रहेगा और प्रखंड का जो मेन जो आदमी प्रशासनिक अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है। अब इसके प्रखंड के बाद फिर वो जाएगा जिला में, और जिला का जो मेन जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो डीएम होता है ना, डीसी होता है। इस तरह से आपका ये होता है। तो एक पदानुक्रम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन। अब निजी प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो निजी प्रशासन में मान लिया जाए कोई कंपनी है, तो कंपनी का क्या है, वो एक जो सीईओ होता है वो मेन हो गया। अब जो है उसके ऊपर जो है उसका बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट का जो है मेन मैनेजर होगा, है ना, वो फिर बहुत सारा मैनेजर होगा। फिर उसके ऊपर जो है इस तरह से एक क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। सुपरवाइजर होगा, फोरमैन होगा, फिर आपका लेबर होगा, है ना। तो इस तरह से आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दोनों प्रशासन में देखने को मिलेगा, चाहे वो निजी प्रशासन हो चाहे वो लोक प्रशासन हो। तो ये कह सकते हैं कि जो संगठनात्मक ढांचा जो है वह एक सिमिलरिटी आप दोनों में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आदेश और नियंत्रण का एक निश्चित क्रम होता है। कौन आदेश दे सकता है, जैसे कि मुखिया है, मुखिया के ऊपर आपको बीडीओ मिल सकते हैं, है ना, पंचायत सेवक मिल सकते हैं, तो वो उसको आदेश देगा। फिर उस सभी को आदेश कौन देगा, पंचायत सेवक वगैरह को, तो वो बीडीओ देगा। बीडीओ को आदेश कौन देगा, तो उसका एसडीओ दे सकता है, डीएम दे सकता है। डीएम को आदेश कौन देगा, तो वहाँ मुख्यमंत्री दे सकता है या मंत्री दे सकता है। तो इस तरह से एक आदेश और नियंत्रण का एक निश्चित क्रम देखने को आपको मिलेगा दोनों में ही, और दोनों में ही होगा, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारक है वो प्रबंधन के सिद्धांत पर है, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यहाँ पर आपको फ्यूल और मैक्स वेबर के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो दोनों पर लागू होता है। क्या है वो, तो वो दोनों कहते हैं कि जो भी दोनों होगा, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो होगा उसमें योजना होगा, एक सिमिलरिटी की योजना लोक प्रशासन में भी मिलेगा आपको देखने को और निजी प्रशासन में भी मिलेगा। एक होगा संगठन होगा, क्योंकि उसका संगठन भी होना जरूरी है, तो ये लोक प्रशासन में भी मिलेगा और आपको निजी प्रशासन में मिलेगा। इसके अलावा समन्वय होगा, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब जो भी काम करवा रहे हैं उसमें एक तालमेल होना चाहिए। तो वो जो है वो आपको लोक प्रशासन में भी देखने को मिलेगा और निजी प्रशासन में भी देखने को मिलेगा। और जैसे कि नियंत्रण जो है लोक प्रशासन में भी देखने को मिलेगा और निजी प्रशासन में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं वह जो है दोनों में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यह एक सिमिलरिटीज है प्रबंधन के सिद्धांत जो कि दोनों में होते हैं। इसके अलावा
देखिए हेनरी और फ्यूल ने क्या कहा था कि प्रशासन शब्द को जो अर्थ प्रदान किया है और जिसे समान रूप से स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा कि इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं अपितु प्रत्येक आकार प्रकार प्रयोजन को पूरा करने वाली सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं, और इसमें दोनों में निजी हो या सार्वजनिक हो, और इन सभी में योजना बनाने, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण के कार्यों की आवश्यकता होती है। यानी ये सभी चीज़ें जो है आपको निजी प्रशासन और लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो विचार था किनका था, हेनरी फ्योल, मेरी पॉकर फॉलेट और उर्विक का, है ना। तो इसके अनुसार जो है ये आपका दोनों में सिमिलरिटी को दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेतृत्व और निर्णय निर्माण, यानी नेतृत्व और निर्णय निर्माण के आधार पर भी आपको दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। दोनों सक्षम होते हैं, नेतृत्व की आवश्यकता होती है और नीतिगत और परिचालन संबंधी निर्णय निर्माण की आवश्यकता भी इन दोनों में होती है। यानी यहाँ पर नेतृत्व और नियंत्रण निर्माण दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी अब सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही नेतृत्व और निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिलेगा। इसी के अलावा मानव संसाधन प्रबंधन ये दोनों में ही देखने को मिलेगा। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या होता है, जैसे मानव संसाधन का प्रबंधन क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जो कर्मचारी की नियुक्ति, उसका प्रशिक्षण, उसको प्रशिक्षण देना, वेतन देना, पदोन्नति के बारे में सोचना, उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। इसी के अलावा उन सबों में अनुशासन और कार्य संस्कृति बनाए रखना और नियम कानून लागू करना, ये जो मानव संसाधन प्रबंधन है यानी कर्मचारी स्टाफिंग करना, ये सभी चीज़ें जो है आपको सार्वजनिक प्रशासन में भी देखने को मिलेगा और निजी प्रशासन में भी देखने को मिलेगा। तो यह क्या है, एक समानता का एक कारक है। इसके अलावा संसाधन प्रबंधन जिससे हम लोग काम करवा रहे हैं, है ना, तो उस संसाधन का प्रबंधन आपको सार्वजनिक प्रशासन में भी देखने को मिलेगा और निजी प्रशासन में भी देखने को मिलेगा। जैसे वित्तीय संसाधनों का कुशल उपयोग जो भी आपका लोक प्रशासन है, तो लोक प्रशासन में जो संसाधन हुआ, तो संसाधन क्या है, जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक का टैक्स दिया हुआ पैसा है, उस पैसे को वो क्या करेगी, वह जो है लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। तो ये संसाधन है पैसा और उसको जो है सरकार जो है लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है, तो ये संसाधन का प्रबंधन हो गया। उसी प्रकार निजी प्रशासन में क्या हो गया, जो पैसा लगाया जा रहा है उसका जो है समुचित रूप से उसका उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाना, तो इसमें भी आपका संसाधन का प्रबंधन देखने को मिलेगा। तो ये संसाधन का प्रबंधन जो है सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही देखने को मिलेगा। इस तरह से यह समानता हो गया। तो इसमें आपको बजट बनाना, लेखांकन करना, लेखा परीक्षक मतलब जो ऑडिट करना, हिसाब किताब रखना, बजट के लिए जो पैसा लगा रहा है उसका कितना हिसाब किताब हुआ, वो सभी को सुरक्षित रखना, उसके लिए प्रबंधन करना, ये सभी दोनों में ही काम आएगा। यानी सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा तकनीकी उपयोग, ये भी आप एक तरह का सिमिलरिटी दोनों में देख सकते हैं। दोनों ही सूचना प्रौद्योगिकी यानी ई गवर्नेंस और डेटा एनालिसिस का उपयोग करते हैं। जो भी आपका सूचना है, सूचना को देने के लिए लोगों को लोक प्रशासन की बात करते हैं, तो सूचना को देने के लिए चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो टीवी के सूचना के माध्यम से हो, या कि मोबाइल के माध्यम से हो, या फिर पत्र के माध्यम से हो, तो ये सभी आपका सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। उसी अलावा निजी प्रशासन में भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी वहाँ पर कम्युनिकेशन होते हैं काम के सिलसिले में, जो भी आपका सूचना का आदान प्रदान होता है, तो वो भी आपको निजी प्रशासन में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से तकनीकी उपयोग दोनों में ही सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे टर्म में आप लोगों ने देखा कि सिमिलरिटी होता है निजी प्रशासन और प्राइवेट प्रशासन, यानी प्राइवेट प्रशासन और
जो है सार्वजनिक प्रशासन में। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है सिमिलरिटी के रूप में कारक जो है वो है उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण। दोनों में ही, लोक प्रशासन हो या फिर आपका निजी प्रशासन हो, दोनों ही में वो क्या करता है कि टारगेट यानी लक्ष्य का निर्धारण करता है, लक्ष्य या निर्धारण करता है। जैसे लोक प्रशासन में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय कर लिया है। तो यह एक क्या है कि लोक प्रशासन में वह लक्ष्य तय कर लिया। उसी प्रकार जो है आपका जो है निजी प्रशासन में जो कंपनी होता है उसको वो अपना लक्ष्य निर्धारित करती है कि इस साल में हम लोग इतना जो है उत्पादन करेंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इस तरह के टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। तो यह वो दोनों में ही आपको जो लक्ष्य है वो लक्ष्य का निर्धारण और उद्देश्य का निर्धारण जो है दोनों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे जो टर्म हैं वो टर्म निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में समानता के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो यह कहा जा सकता है निष्कर्ष में कि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन पर केंद्रित होता है, जबकि निजी प्रशासन जो है व्यक्तिगत या फिर व्यावसायिक लाभ के लिए काम करता है। फिर भी जो है प्रबंधन हो, संगठन हो, नेतृत्व हो या फिर तकनीकी उपयोग हो, इन सभी बेस पर इन सभी मामलों में दोनों में समानताएं पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है कि दोनों में क्या समानता है ये आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो जो थर्ड नंबर टॉपिक है वो हमारा है सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दोनों टर्म में सिमिलरिटी क्या है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में आखिर अंतर क्या है, कि दोनों का हम लोग नाम अलग अलग दे दिए। तो आपका क्या है, दोनों में एक तरफ हम लोग लिखेंगे सार्वजनिक प्रशासन, दूसरा तरफ में निजी प्रशासन के संबंध में देखते चलेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो जो सार्वजनिक प्रशासन हो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोक प्रशासन है, वो क्या है, सरकार द्वारा नीतियों को लागू करने और जन कल्याण के लिए प्रशासन का संचालन। यहाँ पर जो है जन कल्याण का वर्ड आ गया और लोगों के लिए मतलब कंप्लीट जो जनता है उन सभी के लिए यहाँ पर जो भी सरकार की नीति है, योजना है, कार्यक्रम है, उसको संचालन करना है लोगों के विकास के लिए, लोगों के सेवा भावना से, उसको हम लोग सार्वजनिक प्रशासन कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, लोक प्रशासन कहेंगे। जबकि निजी प्रशासन क्या हुआ, निजी प्रशासन निजी संगठन द्वारा जो व्यावसायिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जो हम लोग शासन प्रशासन अपनाते हैं उस प्रशासन को हम लोग निजी प्रशासन यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उद्देश्य के संदर्भ में देख लेते हैं। तो सार्वजनिक प्रशासन का जो उद्देश्य है वो क्या है, समाज और जनहित के कल्याण के लिए कार्य। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समाज और जनहित के कल्याण के लिए कार्य। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देखा जाता है, यहाँ पर जो है जनहित के कल्याण के लिए सोचा जाता है, समाज के कल्याण के लिए सोचा जाता है, देश के कल्याण के लिए सोचा जाता है। जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है, जो मेन टर्म है वो लाभ कमाना सोचा जाता है और व्यावसायिक विकास करना ये सोचा जाता है। तो ये उद्देश्य हो गया, दोनों में अंतर को बताता है। और तीसरा चीज़ है जो स्वामित्व, उसका जो है ऑनरशिपिंग कौन हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें जो है ऑनरशिपिंग होगा यानी स्वामित्व होगा किसका, सरकार का। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। जबकि निजी प्रशासन में वो जो निजी प्रशासन चल रहा है वो निजी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि उत्तरदायित्व यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं तो सार्वजनिक प्रशासन में जनता और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि निजी प्रशासन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, शेयर धारक और मालिकों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा पारदर्शिता की बात कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो लोक प्रशासन जो है अधिक ट्रांसपेरेंसी होता है, अधिक पारदर्शिता होता है लोक प्रशासन में, क्योंकि इसके जनता के प्रति जवाबदेही होता है, इसलिए लोक प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। जबकि निजी प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कम होती है, व्यावसायिक गोपनीयता बनी रहती है। इसके अलावा किस तरह का कार्य पद्धति होता है, कार्य संस्कृति किस तरह का होता है, तो लोक प्रशासन में नियम कानून और नौकरशाही पर आधारित काम किए जाते हैं। जबकि निजी प्रशासन में लचीला और परिणाम आधारित कार्य किए जाते हैं। लचीला का मतलब क्या हुआ कि जिस नियम से अभी काम कर रहा है कोई कंपनी, तो अपने प्रॉफिट के लिए
लिए वो अपने दूसरा नियम भी बना सकता है। तो इस तरह से वह लचीला और परिणाम आधारित जो है काम करता है निजी प्रशासन। जबकि लचीला में आपका देखते हैं कि जो सार्वजनिक प्रशासन है वो अपेक्षाकृत कम लचीलापन होता है, जबकि इसमें कठोर प्रक्रियाएं होती हैं, और जबकि निजी प्रशासन अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी होती है। इसके अलावा जो वित्त पोषण है, इसमें क्या हो, कहाँ से पैसा आता है, तो जो टैक्स होता है, जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है और सरकारी बजट जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर पैसा यानी वित्त पोषण होता है लोक प्रशासन में। जबकि निजी प्रशासन में वो निजी निवेश होता है, व्यक्ति का जो निजी अपना पूंजी होता है उसके द्वारा वह निवेश करता है। इसके अलावा लोक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है वह लोक प्रशासन में वो धीमी होती है, क्योंकि यह कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कि क्या करना है, वो सभी को सभी नियम कानून को देखते हुए वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। जबकि आपको निजी प्रशासन में बहुत तेज़ी से निर्णय लिया जाता है और कुशल निर्णय लेने की इसमें प्रक्रिया होती है। इसके अलावा जो नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, उसके लिए क्या कंपटीशन है, तो लोक प्रशासन में जो सीमित नवाचार होता है, मतलब ये इसमें जो है नवाचार ज़्यादा नहीं हो देखने को मिलेगा, वही आपका स्थायित्व पर अधिक जोर दिया जाता है। जबकि इसमें जो नया इनोवेशन है वो तुरंत इसमें लागू किया जाता है, निजी प्रशासन में नया नया चीज़ों को जोड़ा जाता है और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान दिया जाता है कि मार्केट में उसके कंपटीशन में और कौन कौन लोग हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा और अंतर कौन सा देखने को मिलेगा आपको, कानूनी नियंत्रण। अब जो लोक प्रशासन है उसको नियंत्रित किया जाता है संविधान के द्वारा, संसद और न्यायपालिका के नियंत्रण में ये सभी चीज़ें काम होती है। कोई भी लोक प्रशासक है या ब्यूरोक्रेट्स है या फिर नौकरशाह है, वो सभी जो है संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, न्यायपालिका का जो नियम कानून है उसके दायरे में रहकर काम करते हैं। जबकि निजी प्रशासन में जो कंपनी का कानून है या विनियम है उसके तहत जो है वह कंपनी चलता है, उसका जो पॉलिसी है अपना उसके अनुसार काम कराता है। उदाहरण के लिए जैसे पुलिस है, नगर निगम है, शिक्षा विभाग, रेलवे, ये सभी जो हैं लोक प्रशासन के उदाहरण हैं। जबकि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सभी क्या है, निजी प्रशासन के उदाहरण हैं। तो ये तरह से हम लोग देख पाएँ कि किस तरह से सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो सार्वजनिक प्रशासन जन सेवा और सरकार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, जबकि निजी प्रशासन आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है ताकि समाज में व्यवस्था एक साथ जो है आगे बढ़ सके। इसके ये हमारा था 3rd नंबर टॉपिक, जो कि हम लोगों ने बात किया, जो कि हम लोगों ने सीखा कि सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, तो उसमें है आपका सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन का जो है क्या क्या उदाहरण हो सकता है जिससे हम लोग समझ पाएँ। इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे ताकि वह उसमें आपको पता चल सके। यदि हम लोग निजी प्रशासन के उदाहरण की बात करते हैं तो बहुत सारा जो व्यावसायिक कंपनियां होती हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाटा समूह हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, तो ये सभी क्या है, अपना एक निजी प्रशासन उन लोगों के पास है, एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के पास है, अपना कंपनी का पॉलिसी है जिसके आधार पर वो चलती है, अपना वो रूल्स रेगुलेशन वो अपना बनाती है जिससे वह कंपनी को संचालन करती है। वहाँ पर रहने वाले लोगों का मैनेजमेंट करते हैं, वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स का, कर्मियों का, एम्प्लॉय का, वो क्या करते हैं, वो अपने पॉलिसी के अनुसार उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर इस तरह से व्यवसायिक कंपनी जो है वो आपका निजी प्रशासन के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय संस्था में भी आपको निजी प्रशासन के उदाहरण देखने को मिलेगा, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी क्या है, ये सभी निजी क्षेत्र के बैंक हैं और इन सबों में जो भी प्रशासन होगा वह जो है निजी प्रशासन के दायरे में आएगा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ये सभी क्या है,
है, ये निजी वित्तीय सेवाएं कंपनी है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सभी क्या है, डिजिटल भुगतान और फिनटेक कंपनियां हैं जिनके अंतर्गत जो है निजी प्रशासन होगा। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के सेक्टर में देख लेते हैं तो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, ये सभी जो है अपना उन लोगों का निजी प्रशासन है। इसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सभी अपना निजी प्रशासन इन लोगों के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य सेवाएं में देख लेते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, ये सभी निजी अस्पताल हैं और इनका एक अपना निजी प्रशासन होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये टीका और दवा निर्माण से संबंधित कंपनी है जो कि जिसके अंतर्गत जो है निजी प्रशासन होता है। फार्मा कंपनीज बहुत सारे होता है, जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी दवाई का उत्पादन करते हैं, तो इनके अंतर्गत भी आपको निजी प्रशासन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं तो एजुकेशन सेक्टर में निजी प्रशासन का उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए आपका एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, एसआरएम यूनिवर्सिटी हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी निजी विश्वविद्यालय हैं। तो ये अपने संचालन के लिए निजी प्रशासन जो है इनके पास होगा। इसके अलावा बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, ये सभी क्या है, ऑनलाइन शिक्षा और कोचिंग प्लेटफॉर्म है जिनके पास अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इनके पास प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, रियान इंटरनेशनल स्कूल हो, ये सभी निजी स्कूल्स हैं जिनको चलाने के लिए अपना एक जो है जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा मीडिया और मनोरंजन से संबंधित है जी एंटरटेनमेंट, सोनी टीवी, स्टार इंडिया, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ये सभी क्या है, मीडिया और मनोरंजन सेक्टर की कंपनी है जिनके पास अपना निजी प्रशासन होगा। परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में आप देखेंगे इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, ओला, उबर, डीएचएल, ब्लू डार्ट, डीटीएस, ये सभी आपको क्या है, निजी क्षेत्र से संबंधित आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं खुदरा और ई कॉमर्स में भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेंतारा, बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, डी मार्ट, ये सभी आपको निजी प्रशासन का उदाहरण इन सबों में आपको दिख सकता है। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं कि निजी प्रशासन व्यापार और अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुशलता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, स्किल्स, नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देता है जिससे देश की आर्थिक वृद्धि होती है। इस प्रकार निजी प्रशासन भी जो है देश के आर्थिक वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रशासन के उदाहरण की बात कर लेते हैं तो सार्वजनिक प्रशासन मतलब पूरे लोगों के द्वारा जनता के कल्याण के लिए किया गया काम। तो इसमें पूरा सरकारी मंत्रालय और विभाग आ सकता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत सरकारी मंत्रालय और विभाग आ सकता है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, देश की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस, कानून व्यवस्था के देखरेख के लिए होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रबंध करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं और अस्पतालों का संचालन करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया, जो कि शिक्षा नीति, सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करता है। हालांकि अभी ये जो है शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। अब यह रेल मंत्रालय हो गया, जो कि भारतीय रेलवे का प्रबंधन करता है। तो ये सभी जो है इन सबों में आपको लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, यानी ये सभी जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण है। कानून और न्याय व्यवस्था के सेक्टर में आप क्या देख सकते हैं तो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये सभी जो है कानून और न्याय व्यवस्था से संबंधित जो है सार्वजनिक प्रशासन यानी लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं और कल्याणकारी कार्यक्रम में भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण देखने को मिल सकता है। जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, मिड डे मील हो गया। ये सभी जो है उदाहरण है लोक प्रशासन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित जो लोक प्रशासन देखने को मिलेगा वो आपको भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये
ये सभी लोक प्रशासन के उदाहरण हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में एम्स, ईएसआई यानी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा जो प्रोवाइड करता है, तो ये सभी जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सबों में जो है कि आपको लोक प्रशासन का यह सभी क्या है उदाहरण है। ये सभी जो है लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएगा। जिसे शिक्षा और अनुसंधान में देख सकते हैं कि एनसीईआरटी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो विश्वविद्यालय अनुदान और नियम होता है, जिसके अंतर्गत जितना भी विश्वविद्यालय होता है वो उसको क्या करता है, यूजीसी रेगुलेट करता है ना। आईआईटी, एनआईटी, एम्स ये सरकारी उच्च संस्था हैं, इनकी ये भी अब जो है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। इसरो ये सभी जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ओएनजीसी, सेल, भेल, एलआईसी ये सभी जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका में भी लोक प्रशासन देखने को मिलेगा। जैसे नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत, राज्य परिवहन निगम। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन में भी लोक प्रशासन देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग, ये सभी चीज़ें। सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे एक और टर्म आता है पीपीपी मोड, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर इसको देखा जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश में इसका महत्व होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन सबों में जो है पब्लिक यानी लोग यानी सरकार भी शामिल होती है उस योजना को संचालन में, और जो है प्राइवेट कंपनी भी उसको संचालन करते हैं, यानी दोनों के साथ ये जो है योजना चलती है। उसी को हम लोग बोलते हैं पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। तो दिल्ली मेट्रो जो है सरकारी और निजी कंपनी की भागीदारी से चल रही है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में भी निजी कंपनियां हैं, जैसे CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत योगदान दे रही है। तो इस तरह से आपको पीपीपी मोड में भी आपको लोक प्रशासन देखने को मिलेगा। तो ये क्या निष्कर्ष निकलता है, जो सार्वजनिक प्रशासन है देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है, सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार, नागरिकों और संस्थानों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसके अलावा स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सार्वजनिक प्रशासन का प्रभाव हर नागरिक के जीवन पर पड़ता है। यानी जो भी लोक प्रशासन का एक्टिविटी होता है वो किसी न किसी रूप में जो नागरिक है, जनता है, उस पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से आप देख सकें कि किस तरह से लोक प्रशासन के उदाहरण हो सकते हैं, निजी प्रशासन के उदाहरण हो सकते हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग लोक प्रशासन के जो पदानुक्रम हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, किस तरह से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लोक प्रशासन चलता है। तो जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट में देख लेते हैं, केंद्र सरकार में तो सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, उसके अंदर प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री के अंतर्गत होगा केंद्रीय मंत्री, फिर केंद्रीय मंत्रालय के सचिव, जितना भी मंत्रालय रहेंगे उसका जो सचिव, सेक्रेटरीट, ये एक IAS अधिकारी होता है। ये हो गया। यदि राज्य स्तर पर देख लेते हैं तो सबसे पहला हो गया सर्वप्रमुख राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री आएगा, फिर उसके अंतर्गत मंत्री परिषद होगा, फिर मंत्री परिषद में जो मंत्री होगा उसके नीचे फिर मुख्य सचिव होगा, मुख्य सचिव के बाद फिर जो विभाग होगा उसके सचिव होगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, पदानुक्रम इसको बोलते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन में आपको किस तरह से लोक प्रशासन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले होगा जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DM, उसके बाद अपर जिला अधिकारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आपको उप जिला अधिकारी यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDM। ठीक है। इसके अलावा आपका तहसील, तालुका प्रशासन यानी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, उप जिलाधिकारी देखने को मिलेगा, उसके अंतर्गत तहसीलदार होंगे, नायब तहसीलदार होंगे। इसके अलावा ब्लॉक प्रशासन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी देखने को मिलेगा, फिर विभिन्न विभागों जैसे कि कृषि क्षेत्र से संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी देखने को मिलेगा, शिक्षा संबंधित अधिकारी देखने को मिलेगा। फिर यदि आप पंचायत में चले आते हैं तो वहाँ पर ग्राम प्रधान या फिर सरपंच होता है, फिर उसके बाद पंचायत सचिव होगा, फिर ग्राम सभा होगा, फिर आम जनता होगा। तो इस तरह से एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है आपको लोक प्रशासन में।
जैसे कि यहाँ पर फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम प्रधान या ग्राम सभा। तो इस तरह से जो है नियम आदेश जो है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे अधिकारी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप एक प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, प्रशासन के अंग बनने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या क्या हो सकता है अधिकारी, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो उसमें आपको सबसे पहला जो है अधिकारी है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, जिसको हम लोग BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक का मुख्य जो है यह प्रशासनिक अधिकारी होता है। जितना भी सरकारी योजना होता है उसका क्रियान्वयन और निगरानी यही करता है। पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के साथ जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बनाने का काम भी BDO करता है। फिर आपको इसके अंतर्गत नीचे में उसके नीचे आपको CO यानी सर्किल ऑफिसर देखने को मिलेगा, जो कि भूमि रिकॉर्ड राजस्व प्रशासन की देख रेख करता है। भूमि विवादों का निपटारा भी इसी ऑफिसर के अंतर्गत होता है। जैसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी भी आपको CO को ही रहता है। इसके अलावा प्रखंड में एक और पदाधिकारी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कृषि पदाधिकारी, BAO, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो किसानों का जो कृषि योजना होता है, सब्सिडी होता है, ये सभी कामों से संबंधित जिम्मेवारी इसको होता है। जबकि उन्नत कृषि की तकनीकों और सरकारी सहायता कार्यक्रमों को लागू करने की भी जिम्मेवारी BAO यानी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को होता है। उसके अंतर्गत ब्लॉक में एक और पदाधिकारी देखने को मिलेगा आपको, जिसको नाम है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, ब्लॉक एजुकेशनल एक्सटेंशन ऑफिसर। यह जो है सभी इसके अंतर्गत जितना भी सभी सरकारी स्कूल होगा उसके निगरानी में रहेंगे। ठीक है, इसके निगरानी में रहेंगे, इसके आदेश का पालन करेंगे। शिक्षा से संबंधित सरकारी योजनाएं जैसे मिड डे मील, छात्रवृत्ति, वो सभी का यह लागू करने वाला यह व्यक्ति होगा, यह पदाधिकारी होगा। फिर अंतर्गत आएगा आपको प्रखंड में ही एक और अधिकारी मिलेगा आपको, उसका नाम है BMO यानी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। यह क्या होता है कि यह जितना भी स्वास्थ्य केंद्र होता है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होता है, PHC, CHC होता है, कम्युनिटी हॉस्पिटल होता है, उसको देख रेख करने का काम करेगा, उसको नियंत्रण का काम करेगा, उसको निगरानी करने का काम करेगा। जितना भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना होता है जैसे आयुष्मान भारत, टीकाकरण, ये सभी का संचालन यही ऑफिसर करता है। इसके अलावा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी देखने को मिलेगा, जिसको BSO कहते हैं, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। आप देखे होंगे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर का नाम सुने होंगे, क्योंकि यदि आपके घर में राशन कार्ड होगा तो उस पर आपको लिखा हुआ रहता है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS होता है के तहत जो राशन वितरण होता है उसका देखरेख करने का काम इसी पदाधिकारी को होता है। गरीबों को सस्ता अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित करने का काम इसी को होता है। इसके अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी देखने को मिलेगा, जिसको CDPO कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। यह आंगनबाड़ी केंद्र, महिला एवं बाल विकास योजनाओं का निगरानी करता है। इसके अलावा कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रमों को भी यह जो है लागू करता है। सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में SSO यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर भी देखने को मिलेगा, जो कि स्वास्थ्य में जो है वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सभी योजनाओं का प्रबंधन नियंत्रण करने का काम इसी पदाधिकारी का होता है। नाम है SSO यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। इसी के अलावा ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी को भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको BPRO जिसको बोलते हैं, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, जो पंचायत से जुड़े विकास कार्य की देखरेख करेगा, ग्राम पंचायत को प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा। ये सभी जो है अधिकारी आपको ब्लॉक में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जैसे पंचायत सचिव होता है, ग्राम पंचायतों की गतिविधि को मैनेज करता है, सहायक अभियंता होता है, JE होता है, जो कि ग्रामीण सड़क, जल आपूर्ति जैसे निर्माण योजनाओं को लागू करता है, कनिष्ठ आपूर्ति पदाधिकारी होता है, जो कि राशन दुकानों की निगरानी करता है। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, ANM, आशा वर्कर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करवाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड में के ब्लॉक स्तर पर बहुत सारा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो कि प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुरक्षा कार्यों का संचालन करते हैं। BDO यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है ब्लॉक का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, जो सभी योजनाओं का समन्वय करता है। इसके अलावा जो अंचल अधिकारी होता है वो राजस्व और भूमि प्रबंधन का काम
काम करता है। बीएमओ, बीएसओ, बीएओ और अन्य अधिकारी अपनी अपनी विभागीय जिम्मेदारी को संभालते हैं। तो इस तरह से आप लोक प्रशासन जो है हमारे झारखंड में किस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन चलता है वो हम लोगों ने जाना। तो इस तरह से आपका पदानुक्रम भी हम लोग देख चुके हैं कि राष्ट्रपति होगा, फिर मंत्रालय होगा, फिर सचिवालय, उसका सचिवालय होगा। इस तरह से काम करता है। राष्ट्रपति देश या सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होते हैं, राष्ट्र और राज्य स्तर पर नीति का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा मंत्रालय जो होता है, केंद्र और राज्य सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का संचालन होता है, जिसमें सचिव होता है, अपर सचिव होगा, फिर उसके नीचे संयुक्त सचिव होगा। इस तरह से बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेगा। संवैधानिक संस्थाएं भी होती है लोक प्रशासन के अंतर्गत, जैसे कि यूपीएससी, कैग, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग जो कि लोक प्रशासन के दायरे में ही आती है। स्वतंत्र कार्य प्रणाली होता है और इसका नीति कार्यान्वयन की निगरानी होता है। इसका स्वतंत्र कार्य प्रणाली होता है। ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका भी लोक प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उच्चतम न्यायालय है इसके अंतर्गत, उसके नीचे उच्च न्यायालय आता है, उसके फिर नीचे अधीनस्थ न्यायालय का संचालन होता है। और फिर प्रशासनिक न्याय निर्णयों की यह क्या करता है, न्यायपालिका समीक्षा करता है। इस तरह से मध्य स्तर में भी आपको बहुत सारे जो है लोक प्रशासन का ढांचा मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी, इसमें आईएएस आते हैं, स्टेट पीसीएस अधिकारी आते हैं, जैसे जिला कलेक्टर हो गया, जिला मजिस्ट्रेट हो गया। वित्तीय प्रमुख भी बहुत सारे आते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व के निदेशक जो होगा, है ना, डायरेक्टर, सचिव आदि, ये सभी जो है विभागीय प्रमुख यानी जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो सभी होते हैं। संभागीय आयुक्त भी होते हैं, जैसे डिविजनल कमिश्नर होगा, एक से अधिक जिलों के प्रशासन की निगरानी करता है। जैसे हमारा प्रमंडल होता है, उस तरह से हमारा जैसे संथाल प्रमंडल हो गया, है ना, छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया। तो इस तरह से हमारा वहाँ का भी एक कमिश्नर होता है। तो इस तरह से आपका बहुत सारा जो है लोक प्रशासन का ढांचा आपको देखने को मिलेगा। निचला स्तर में प्रशासनिक कार्यान्वयन और जनसंपर्क का भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जिला प्रशासन हो गया, उसके अंतर्गत जिला प्रशासन के अंतर्गत आएंगे जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसको सीएमओ बोलते हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रखंड, अंचल अधिकारी ये सभी होते हैं। नगर और ग्राम में ग्राम पंचायत होगा, नगर पालिका में क्या होगा, महापौर होगा या फिर पार्षद होगा, जो कि शहरी प्रशासन और नागरिक सेवाएं प्रदान करेगा। तो इस तरह से बहुत सारा जो है आपका पदानुक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो निष्कर्ष में क्या निकलता है कि लोक प्रशासन पदानुक्रमणीय संरचना यानी हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है, जो कि सुचारू प्रशासनिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग से लेकर जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन तक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करता है। अब हम लोग सीधे इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग 5वें टॉपिक पर आते हैं, सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन। जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा उस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान रूप से लागू होता है? तो पदानुक्रम, हायरार्ची, लाभ कमाना, राजनीतिक जवाबदेही, केवल सरकारी नियंत्रण। तो क्या होगा, पदानुक्रम। सही जवाब होगा पदानुक्रम। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है जनता के लिए सेवाएं प्रदान करना, लाभ अर्जित करना, व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, केवल नीति निर्माण करना। तो क्या है, जनता के लिए सेवाएं प्रदान करना सबसे पहला अहम उद्देश्य यही होता है। निजी प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या होती है? निजी प्रशासन यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या विशेषता है कि तो लोक कल्याण पर ध्यान देना, सरकारी बजट पर निर्भरता, लाभ कमाने की प्रवृत्ति और सार्वजनिक जवाबदेही। तो इसका क्या है, निजी प्रशासन का मुख्य विशेषता लाभ कमाने की प्रवृत्ति है, सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखा। अब हम लोग जो 6 नंबर पॉइंट में जाते हैं उसमें सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है लिया है जो कि आपके जेपीएससी प्रैक्टिस इस टॉपिक के लिए जो है के लिए प्रश्न हो सकते हैं। तो ये सभी इतना जो है आपका
प्रैक्टिस बेस्ड जो है क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको पास समझ विकसित हो गया होगा। खुद से अपने लैंग्वेज में अपने लिखने का प्रयास कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग उसको एनालाइज कर सकें हम लोग सभी, है ना। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन बेहतर हो सके, ताकि इस टॉपिक से आपको लाभ मिल सके। ठीक है, तो यह था हमारा कंप्लीट जो है वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट जो है एक टॉपिक कवर कर लिया है। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख चुके हैं तो आपका एक श्योर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते जाएंगे, ताकि जेपीएससी का जो प्रिपरेशन है आपको आपका कंप्लीट इसमें हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। और यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।